Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing well with your studies also. And you have studied the chapter राष्ट्र के स्वरूप जो हम लोग पढ़ रहे थे. हम लोगों ने उसमें थोड़ा पार्ट पढ़ा है और आज हम लोग उस चैप्टर को शुरू करेंगे आगे, जिसमें कि जो पढ़ा है हमने यहाँ तक आपको बताया है कि आपको राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, भूमि, जन और संस्कृति, जिसमें कि हम लोग भूमि के बारे में पढ़ रहे थे. चलिए अब आगे देखते हैं. फिर देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक 2 पैराग्राफ्स जो है वो बेटा पढ़े हैं और 2 पैराग्राफ्स के आगे अब जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, उसके कारण जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा. लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिला है. इस पैराग्राफ से हम लोग आज शुरू करेंगे. इसके पहले के 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे. धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा. लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है. दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में पृथ्वी की देह से को सजाया है. हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है. पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं. नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं. उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है. वे अनमोल हो जाते हैं. देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है. स्टार्टिंग की लाइंस तो आपको समझ में आ रही होंगी. यहाँ से फिर से देखिए, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं. नाना भांति के अनगढ़ नगविंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं. उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है. वे अनमोल हो जाते हैं. देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है. अब इस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ से एक बार देखते हैं कि क्या इसमें लेखक जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, जिसके कारण कि वो वसुंधरा कहलाती है, तो उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, इसके बारे में यहाँ पर लेखक बेटा बात कर रहे हैं. तो इस पैराग्राफ में पहले आप प्रसंग संदर्भ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अब आप देखेंगे कि इसमें क्या जो है वो संदर्भ बनेगा, तो प्रसंग बनेगा. तो प्रसंग इसमें आप बताएंगे कि जब भी आप शुरू करेंगे, जहाँ से भी चैप्टर शुरू करेंगे, आप इतना ज़रूर बताएंगे कि जो राष्ट्र का स्वरूप है वो भूमि, जन और संस्कृति के सम्मिलन से बनता है. कैसे बनता है? राष्ट्र का स्वरूप जो है वो भूमि, जन और संस्कृति के सम्मिलन से, उनके मिलन से बनता है. इसलिए लेखक ने यहाँ पर भूमि के महत्व को जो है वो प्रतिपादित किया है हमारे सामने. और उन्होंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया है? विभिन्न रत्नों के बारे में, और क्या क्या पृथ्वी के अंदर हमको प्राप्त होते हैं. तो ये सब क्या है? खनिज संपदा है. तो हमारी भूमि में यहाँ पर लेखक ये इस पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं
कि हमारी भूमि की जो खनिज और संपदा है वो क्या है, और हमारी भूमि में कितने प्रकार की मिट्टी है, ये सब तरह की जानकारी जो है वो इस पैराग्राफ में है। तो मैं फिर से एक बार इसका प्रसंग बता दे रही हूँ कि राष्ट्र का स्वरूप जो है आप लिखेंगे वो भूमि, जन और संस्कृति के सम्मिलन से बनता है, और इस अवतरण में लेखक भूमि के महत्व को प्रतिपादित करते हैं और हमारी भूमि की खनिज संपदा क्या है और हमारी भूमि में कितने प्रकार की मिट्टी है, इन सब की जानकारी भावी अभ्युदय के लिए, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र का या किसी भी राष्ट्र का आर्थिक रूप से वो संपन्न बनेगा। इसके बारे में वो यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले हमको भूमि के बारे में जानना होगा कि वो भूमि जो है वो किस प्रकार, कितने प्रकार की है, कौन कौन से तत्व इस भूमि में पाए जाते हैं, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कैसे खनिज पाए जाते हैं आदि। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ लिखते हैं, बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, जिनके कारण वो क्या कहलाती है, वसुंधरा। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि धरती माँ को चूंकि वसुंधरा कहा जाता है तो वो अपनी कोख में, अपनी गोद में अनेक प्रकार के जो मूल्यवान रत्न हैं, वसु हैं, उनको धारण करती हैं, और उनका हमारा ये कर्तव्य है कि हम क्या करें कि हम धरती माता की कोख में पाई जाने वाली ये जो निधियां हैं इनकी जानकारी रखें। हम ये जानें कि कितने प्रकार के रत्न, कितने प्रकार के खनिज पदार्थ इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी धरती माता की कोख में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य निधियां हैं उनके बारे में हम जानें, उनकी जानकारी रखें। कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी रखें। उन्हें किस स्थान पर रखा जाता है और किस स्थान से निकाला जा सकता है इसकी जानकारी रखें। और वो ये भी बता रहे हैं ये सब जानकारी हमको प्राप्त रहनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ठीक है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसके बारे में इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लेखक हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से जो पृथ्वी माँ है उनके गर्भ में अनेक बहुमूल्य धातुओं को पोषण मिलता रहा है, और हमारी ये जो भूमि है ये अनेक प्रकार की मिट्टियों से बनी है, और दिन रात प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों को पीस पीस कर मिट्टी बहा कर लाती हैं और उसी से पृथ्वी के शरीर का निर्माण करती हैं। जो नदियां हैं वो पहाड़ों को पीसती हैं, पहाड़ों को इस्तेमाल करती हैं, पहाड़ों को तोड़ती हैं पीस करके, और जो मिट्टी है उसको बहा के ले जाती हैं और उसी से वो पृथ्वी के शरीर का निर्माण करती हैं। और यदि हम अपने भविष्य में आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम अपने भविष्य में जो है वो आर्थिक रूप से संपन्नता चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, हमें इन बातों की जानकारी रखनी होगी, और इन बातों की जानकारी रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो आज के जो विज्ञान के युग हैं उसने हमको, विज्ञान ने हमें बहुत प्रकार के साधन उपलब्ध कराए हैं जिसकी सहायता से हम अपनी इस भूमि के बाह्य धरातल को ही नहीं बल्कि इसके जो अंदर छुपे हुए बहुमूल्य निधियां हैं इनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसलिए भी आवश्यक है कि देश का जो भावी आर्थिक ढांचा होगा वो मजबूत होगा। और इसमें वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो देश के जो नर नारी हैं उनकी जो सुंदरता, उनका रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन इन सारे छोटे पत्थरों के से ही सदा से भाग रहा है। अतएव हमें इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। सदा से कितना भरा पड़ा है, सदा से जो नर नारी अपने रूप को सुंदर कर रहे हैं, रूप का पहचान कर रहे हैं और आगे पहुंच रहे हैं, तो और अपनी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में इन प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसकी जानकारी भी हमको प्राप्त करनी होगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में
जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। क्या कह रहे हैं वो कि पृथ्वी, वाला पैराग्राफ देखिए, कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीयता की भावना जो है वो मनुष्य में कब जागृत होगी? वो तभी जागृत होगी जब हम अपनी भूमि और अपने आकाश एवं अपने वातावरण से भली भांति परिचित होंगे, तभी राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। और राष्ट्र के जो नवयुवक हैं उनके हृदय में अपनी भूमि, अपने अंतरिक्ष की जिज्ञासा को जगाना आवश्यक है और इस जिज्ञासा को जगाना ही हमारा कर्तव्य है। तो बेटा यही इसका प्रसंग होगा। मैं इस वाले पैराग्राफ में जो बात कही गई है पृथ्वी और आकाश, इसको फिर से बोल रही हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना तभी जागृत होगी जब हम अपनी भूमि, अपने आकाश एवं अपने वातावरण से भली भांति परिचित हो लेंगे। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में जो भी अपनी भूमि, अपने अंतरिक्ष की जिज्ञासा जगनी आवश्यक होगी, इस जिज्ञासा को जगाना हमारा कर्तव्य होगा। यही इसका पैराग्राफ का प्रसंग होगा। और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी भूमि की जो जानकारी है उसको प्राप्त करें और भूमि और आकाश के बीच जो अंतराल है उसमें भरी सामग्री का ज्ञान हमें हो। सागर भी रत्नाकर कहा जाता है, तो रत्नों का भंडार है। ये जो रत्न हैं, जलचर हैं, ये हमारी संपत्ति हैं और इसके प्रति हमको क्या करना चाहिए? इसके प्रति हमको जागृत होना चाहिए। तो फिर से बता रहे हैं कि वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त करें और पृथ्वी और आकाश के बीच में जो अंतराल है उसमें भरी सामग्री का ज्ञान हमें हो। सागर भी रत्नाकर चूंकि कहा जाता है, तो वह रत्नों का भंडार है। ये रत्न जलचर हमारी संपत्ति हैं, इसके प्रति चेतना जागृत होनी चाहिए और राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में अपनी धरती के प्रति, अपने आकाश के प्रति और अपने सागर के बारे में जिज्ञासा भाव उत्पन्न होना आवश्यक है। तभी उनके भीतर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना जागृत होगी। जो अपनी भूमि से, अपने सागर से अथवा अपने आकाश से परिचित ही नहीं है, उनको भला किस प्रकार से राष्ट्र से प्रेम हो सकेगा? ये यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। और जब तक नवयुवकों के हृदय में इनके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, तब तक वो सोए हुए के समान होते हैं और उन्हें जगाना हमारा परम कर्तव्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें लेखक किस बात पर बल दे रहे हैं? इसमें लेखक इस बात पर बल दे रहे हैं कि हम अपनी भूमि, अपने सागर एवं आकाश को भली भांति जान लें और इस प्राकृतिक संपदा से भली भांति अवगत हो जाएं। क्या किस बात पर जोर दे रहे हैं लेखक? यहाँ इस पैराग्राफ में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम जो हैं वो अपनी भूमि, अपने सागर और आकाश को भली भांति जान लें और अपनी इस प्राकृतिक संपदा से भली भांति अवगत हो जाएं। यहाँ पर भी विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और भाषा जो है वो शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी है। कौन सी भाषा है? शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा एक बात बोलूँगी कि यहाँ से ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि कठिन शब्दावली का प्रयोग इसमें बेटा किया गया है। तो मैं इसको पढ़ाने में आपको, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कहानी पढ़ लीजिएगा पहले, ऐसे ही शाम के समय कभी बैठ करके इसकी एक सरसरे तौर पर रीडिंग लगा लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और फिर जब आप रीडिंग लगा करके एक हाथ में पेंसिल लेकर के, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हाथ में पेंसिल लेकर के आप रीडिंग लगाइए और जो भी कठिन शब्द आपके हैं उनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपको बीच बीच में आने वाले कठिन शब्दों को बताऊंगी और जो भी जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी वो जब आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ पर इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और तब तक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस चैप्टर की जो है वो रीडिंग पूरी लगा लीजिए, जिससे कि आपको साथ साथ में चैप्टर समझ में आए।